दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों आज से हम एक क्वेश्चन सेशन कंटिन्यू करेंगे जो कि आपको आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई थ्योरी के किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उसको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो चलो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर लेना, और वीडियो में कमेंट छोड़ना ना भूलें। चलो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और इसके साथ साथ में रिवाइज भी करना है। इसमें आपको पूरा रेशनल दिया जाएगा। तो दोस्तों ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज़ नोन एज, क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज़ नोन एज। तो दोस्तों ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी मतलब 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन होता है। इसके बाद में आरबीसी कहाँ स्प्लीन में डेड होती है, इसलिए आरबीसी को ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं। और इसके बाद में अलग से देखो इसमें लीवर दे रखा है क्वेश्चन एक, इसका आंसर तो सी हो गया। इसके अलावा लीवर दे रखा है तो लीवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन क्या है, अपना लीवर है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 1.5 kg, 1.5 किलो का होता है। ये लीवर अपनी बॉडी का वेस्कुलर एंड वाइटल ऑर्गन होता है। और लीवर के फंक्शन आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये ड्रग्स मेटाबॉलिज्म का काम करता है और ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे मेन बात एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट करती है, ठीक है। तो लीवर से रिलेटेड हो गया, इसलिए लीवर इसका आंसर नहीं हुआ। पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज बॉडी की एकमात्र ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों हैं, मतलब बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड कौन सी है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेल येलो कलर की ग्लैंड होती है। और सबसे वर्स्ट कैंसर जिसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, अगर पेनक्रियाज का कैंसर किसी को हो गया तो उसकी डेथ निश्चित है, ठीक है। ये पेनक्रियाज का हो गया। हाँ, पेनक्रियाज में 3 टाइप ऑफ एंडोक्राइनल सेल पाई जाती हैं जिन्हें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। इसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट वन है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा कौन सा, अल्फ़ा करती है ग्लूकागोन। फिर बीटा कौन सा करती है, इंसुलिन। थर्ड वन डेल्टा या ये करती है सोमेटोस्टेटिन। दोस्तों ग्लूकागोन का क्या काम करता है, बॉडी में जब कभी भी ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो ये ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम करता है, क्या, ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम करता है। फिर सेकंड वन है बीटा सेल, क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है। और इंसुलिन का काम क्या है, जब कभी भी, ठीक है, सीरम या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है, या फिर ऐसे बोलो कि ग्लूकोज के लेवल को सप्रेस करता है, ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, सप्रेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए अगर किसी में इंसुलिन की कमी हो गई तब क्या होगा, डीएम वो नहीं डोला मारूं, ठीक है, डीएम का मतलब है डायबिटीज़ मेलाइटस, ओके। तो और थर्ड वन है गामा, जो कि कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन।
दोस्तों स्टैटिन वर्ड क्या इंडिकेट करता है? स्टैटिन मतलब स्थिर नहीं बोलते हैं वो, मतलब ये नॉर्मल, ना ही तो ग्लूकोगॉन को ज़्यादा एक्स्ट्रा होने देता है, ना ही इंसुलिन को कम। यह बैलेंस रखने का काम करता है, और ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शायद इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हाँ, सेकंड वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्लीडिंग टाइम? ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। व्हाट इज़ ब्लीडिंग टाइम ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन? नॉर्मल पर्सन का पूछ रहा है, नॉर्मल का, ठीक है, तो बीटी। और सेकेंड वन होता है सीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम दोस्तों बीटी होता है 3 से 5 मिनट, और क्लॉटिंग टाइम कितना होता है 5 से 8 मिनट या 3 से 8 मिनट, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर तो हो गया डी, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम बता दिया। इसके बाद में है 11 से 13, ये क्या होता है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसके अलावा 0.6 टू 0.2 या इसको 0.8 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक थर्ड वन ऑप्शन दे रखा है 20 से 30 सेकंड, ये क्या होता है? तो ये होता है 20 से 30 सेकंड होता है APTT, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कितना होता है? 20 से 30 सेकंड, ठीक है। अब मैं बताऊं, जैसे जैसे कोई भी पेशेंट अगर एंटीकोएगुलेंट ले रहा है, ठीक है, लाइक एज हिपेरिन, वॉरफेरिन, ठीक है, हेपेरिन, वॉरफेरिन, तो उनमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई ले रहा है हिपेरिन, हिपेरिन क्या है दोस्तों? इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट, क्या, जिसको अपन डायलिसिस में काम में लेते हैं, इंजेक्टेबल। हिपेरिन के साथ में कौन सा टेस्ट करते हैं? APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार लगा लेना जितने लगा सको। हिपेरिन के साथ में कौन सा टेस्ट करते हैं? APTT। APTT की नॉर्मल वैल्यू बताई दी 20 से 30 सेकंड, ठीक है। अब ये 1.5 से 2 गुना बढ़ेगी, मतलब कोई पेशेंट हिपेरिन ले रहा है और उसका APTT हमने चेक किया, अगर उसका 1.5 से 2 गुना बढ़ा हुआ मिल रहा है, मतलब ड्रग इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा, 2.5 गुना से ज़्यादा, मोर देन 2.5 टाइम अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप कर देना, अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो स्टॉप कर देना है, अगर कम है तो डोज को इंक्रीज कर देना है। कि नोट सेट में क्या है कि कई बार इम्प्लीमेंटेबल क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, कि कोई भी बंदा है उसका APTT लाइक 75 आ रहा है, तो नर्स क्या करेगी? सबसे पहले नर्स क्या करेगी? 75 तक नॉर्मल है, ठीक है। देख लो 30 है, 30 से 2 गुना देख लो 60, 2 and 5 देख लो, में 60 और 75 हो गया ना, 2 and 5, तो वो नॉर्मल में काउंट होता है। हाँ, 75 से अबव है, ठीक है, तब तो दिक्कत है। तो उसके लिए क्या है? स्टॉप द नेक्स्ट डोज या होल्ड द नेक्स्ट डोज, क्योंकि ऑलरेडी बाद में क्या है? ब्लीडिंग की रिस्क बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ में दोस्तों एक ओरल एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है वॉरफेरिन, ठीक है, वॉरफेरिन ओरल
एंटीकोगुलेंट होता है। वॉरफेरिन के साथ में चेक किया जाता है पीटी आईएनआर। पीटी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन और आईएनआर का मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। वही सेम एज कि 1.5 टू 2.5 टाइम अगर इंक्रीज है तब तो ठीक है, तब तो नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि इतना बढ़ेगा एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं तो। और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इंक्रीज है, ठीक है, तब वो दिक्कत है। तो नर्स क्या करेगी, होल्ड करेगी नेक्स्ट डोज को, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द ब्लीडिंग टाइम। हाँ, इसका आंसर डी चला गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ न्यूमोसाइट फॉर्म द सर्फेक्टेंट। हाँ, क्या है, मस्त क्वेश्चन है एकदम, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। स्टार, विच टाइप ऑफ न्यूमोसाइट फॉर्म। अब देखो दोस्तों, ये अपने लंग्स हो गए, ठीक है, ये अपने लंग्स हो गए। इसमें 3 टाइप की सेल होती है, न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट सेकंड और न्यूमोसाइट थर्ड। इस साइड में बना देता हूँ, ठीक है, समझ जाना। न्यूमोसाइट, अब न्यूमोसाइट फर्स्ट क्या करती है, न्यूमोसाइट फर्स्ट करती है एयर का, क्या करती है, एयर का एक्सचेंज, ठीक है, एयर का एक्सचेंज करती है, तो यह तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन है टाइप सेकंड। हाँ, तो हाँ, यही करती है सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन, ठीक है, सेकंड टाइप की न्यूमोसाइट। फिर है थर्ड, डस्ट। इसको न्यूमोसाइट थर्ड भी बोलते हैं, डस्ट सेल। ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का मतलब, कोई क्वेश्चन है कि लंग्स की फेगोसाइटिक सेल कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा डस्ट सेल, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा मैं इसके सर्फेक्टेंट के बारे में बता देता हूँ। सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट एक किस से बनते हैं, फॉस्फोलिपिड से बनते हैं, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड बॉडी की ऑलमोस्ट मेम्ब्रेन जो भी है, सीरस मेम्ब्रेन बोल दो या बॉडी की मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सर्फेक्टेंट की बनी होती है, ठीक है। फॉस्फेट सीरस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। और ये क्या करती है, सरफेस टेंशन को तो कम करती है, लंग्स के सरफेस टेंशन को कम करती है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊँ वापस। जैसे सरफेस एरिया होगा इंक्रीज, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, ठीक है। सरफेस क्या काम, ये सर्फेक्टेंट क्या काम करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रिवेंट द एटेलेक्टेसिस, प्रिवेंट। अब एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या है, लंग्स का कोलैप्स होना क्या होता है, एटेलेक्टेसिस, ठीक है, कोलैप्स ऑफ लंग्स एटेलेक्टेसिस के बोलते हैं, इससे प्रिवेंट करता है सर्फेक्टेंट। हाँ, अब ये बनना कब शुरू होता है, ठीक है, या इसका कितने प्रकार के होते हैं सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। सर्फेक्टेंट 2 टाइप के होते हैं, बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सर्फेक्टेंट 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है लेसिथिन, दूसरा है स्पिंगोमाइलिन, ठीक है। अब स्पिंगोमाइलिन, लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन, एग्ज़ाम्स में मोस्टली इनके रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं बताता हूँ अभी। लेसिथिन है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 2:1। ये क्या है, एट बर्थ की बात है, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, इंट्रायूटेरल लाइफ की, एट बर्थ की, जबकि जब न्यूबॉर्न जन्म लेता है, ठीक है। 2, अब अगर ये याद नहीं होता है तो देखो, एल से लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब
या फिर लार्ज, लार्ज का मतलब ज़्यादा होगा, एस का मतलब शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब कम होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 28 वीक से पहले क्या होता है, 28 वीक पे सर्फेक्टेंट बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 28 वीक पे सर्फेक्टेंट स्पिंगोमाइलिन है, उसका रेशियो डबल होता है, और स्पिंगोमाइलिन का रेशियो डबल होता है लेसिथिन का। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज इंक्रीज होती है, उसके साथ में ही न्यूमोसाइट का काउंट भी चेंज होता है, इनका सर्फेक्टेंट का काउंट भी चेंज होता है। ठीक, तो 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पर क्या 32 जब प्रेगनेंसी है वो 32 वीक की हो जाती है, उस टाइम पे इनका रेशियो क्या हो जाता है 1:1। ठीक है, जितना स्पिंगोमाइलिन उतना ही लेसिथिन। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडीशन टर्म लेवल पे आती है, क्या टर्म लेवल पे, तो उस टाइम पे लेसिथिन बढ़ के इंक्रीज हो जाता है और स्पिंगोमाइलिन कम रह जाता है उसकी तुलना में, लेसिथिन की तुलना में। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई प्रीमेच्योर या लो बर्थ वेट या प्रीटर्म बेबी बोर्न होता है तो उसमें सर्फेक्टेंट की कमी होती है, क्या सर्फेक्टेंट की। इसलिए जिस में सर्फेक्टेंट की कमी है बचपन से, तो उसको बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स की हाइलाइन मेम्ब्रेन की डिजीज। ठीक है, हाँ सर्फेक्टेंट आपका कंप्लीट पढ़ा दिया है मैंने, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी। हाइलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, सर्फेक्टेंट, हाँ सर्फेक्टेंट अगर जैसे मान लो 32 वीक है और पता चल रहा है कि प्री टर्म बेबी को डिलीवर कराना पड़ेगा, तो 48 होर पहले, 48 होर पहले क्या करते हैं, बीटामिथासोन कौन सा स्टीरॉयड देते हैं जो कि सर्फेक्टेंट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्टीरॉयड। ठीक है, कौन सा स्टीरॉयड, ड्रग ऑफ चॉइस है कौन सा, बीटामिथासोन। काम में कोई भी स्टीरॉयड ले सकते हैं, बीटामिथासोन हुआ, डेक्सामेथासोन हुआ, बेक्लोमेथासोन हुआ, लेकिन प्रीफर्ड अगर ऑप्शन में बीटा और दोनों मिल जाए तो बीटामिथासोन आंसर जाएगा उसका। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आए। हाँ, विच टाइप ऑफ एटीटी कैन कॉज गाउट। हाँ दोस्तों मस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पे। एक मिनट में थोड़े डिस्प्ले से, हाँ विच टाइप ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन कॉज गाउट। हाँ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन है नॉर्सेट लेवल में भी आता है, CHO में भी आता है, NHM में भी आता है, कोई स्टाफ नर्स की कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, एक ना एक क्वेश्चन ATT से ज़रूर आता है। तो चलो मैं आज आपको सभी ATT कंप्लीट करवा देता हूँ। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है, सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग किस स्ट्रेटजी में प्रोवाइड की जाती है, तो सबसे पहले इसके लिए स्ट्रेटजी काम में लेते हैं डोट्स, DOTS, डोट्स। ठीक है, डोट्स की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या, तो ये आया कब था, ये आया था RNTCP प्रोग्राम के अंदर। और जैसे RNTCP आया, RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ठीक है, ये आया
1993 में, और सॉरी RNTCP आया 1992 में, और डॉट्स आया, डॉट्स कम इन फोर्स, डॉट्स 1993, ठीक है, 1993। एंड NTCP ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये आया 1962 में, ठीक है। इसके बाद डॉट्स का मतलब ये गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया है। डॉट्स का मतलब है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने सुपरविजन में ATT प्रोवाइड करवाते हैं। जब वो खाली स्ट्रिप जो रेपर बचता है ड्रग्स का, वो सेंटर पे जमा करवाएंगे, तभी उनको नेक्स्ट स्ट्रिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसका अलग अलग जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, अब ये इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगा, अभी तो नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इतनी लंबी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए थोड़ा अच्छे से दोस्तों अगर साथ दोगे तो ऐसा कंटेंट दूंगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। हाँ, ATT, चलो क्वेश्चन को तो आपने देखा ही नहीं। विच कैन कॉज गाउट, हाँ, तो अब डॉट्स में कौन कौन सी, चलो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट्स कितनी ड्रग्स काम में लेते हैं मेनली, जैसे फर्स्ट लाइन में अपन 5 ड्रग्स काम में लेते हैं, कितनी, 5 ड्रग्स। सबसे पहले हो गई आइसोनियाजिड, INH, आइसोनियाजिड। 4 ये हो गई रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल एंड सॉरी यह गलत प्रिंट हो गया, इसमें एक ई और लिख लेना, पायराजिनामाइड, सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट है ये। चलो इसका आंसर दोस्तों पायराजिनामाइड ही होगा, मैं बताऊंगा, देखो। अब रिफाम्पिसिन से क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ, इनके साइड इफेक्ट से ही मेनली क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन, तो रिफाम्पिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रेड, R से देखो, R से R मिलाओ, रेड ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूरिन ही रेड ऑरेंज होगा, सभी ये बताते हैं रेड ऑरेंज कलर का यूरिन होगा, नहीं, बॉडी फ्लूइड जैसे लाइक स्वीट, ये भी ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, रेड या ऑरेंज के हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रिफाम्पिसिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस। मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आइसोनियाजिड देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस है टीबी की रिफाम्पिसिन, ठीक है। इसके साथ साथ इसको रिफाम्पिसिन को काम में लेते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है ना, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, उसके प्रोफाइलेक्सिस में, किसके प्रोफाइलेक्सिस में, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस में। इसके अलावा बाद में आइसोनियाजिड से क्या क्वेश्चन बनते हैं, आइसोनियाजिड से INH से लिखते हैं, तो देखो INH एक तो क्या करता है, हिपेटोटॉक्सिक है, H से देखो हिपेटोटॉक्सिक है। पेरिफेरल न्यूराइटिस, मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कैसे करता है, देखो मैं बताऊं, ये बॉडी में जाके जैसे ही मेटाबोलाइज होता है, तो ये विटामिन B6 को क्या बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रिएट करवा देता है, क्या, क्योंकि
विटामिन B6 कौन सा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। B6 को बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रिएट करवा देता है, उसकी वजह से। और विटामिन B6 पायराडॉक्सिन नाम होता है। इसका काम क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कमी हुई मतलब पेरिफेरल न्यूराइटिस, न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है, और इसीलिए इसको विटामिन B6 को एंटीडोट भी बोलते हैं आईएनएच का, याद रखना। एंटीडोट ऑफ आइसोनियाजिड, आंसर क्या जाएगा, विटामिन B6, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एकमात्र ओनली वन ड्रग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल, ठीक है। सिर्फ SCITT जो इंजेक्टेबल फॉर्म में लगती है, कौन सी लगती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से, कौन सी ATT है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। हाँ, अब इसका साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये होती है ओटोटॉक्सिक। ये देखो माइसिन, जिसके भी माइसिन वगैरह ये ओटोटॉक्सिक होते हैं, मेनली ओटोटॉक्सिक और हिपेटोटॉक्सिक। अब ओटोटॉक्सिक है, इसका मतलब कौन सी क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगी, एर्थ क्रेनियल नर्व को। कौन सी को, एर्थ को। क्रेनियल नर्व नंबर 8, नाम क्या है, वेस्टिबुलो कोक्लियार, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियार। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन से हो गया। इसका नेक्स्ट है इथाम्बुटोल। हाँ, ये सभी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, सभी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी के। ओनली ATT में सिर्फ और सिर्फ इथाम्बुटोल है, वो कौन सी है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब स्टैटिक देखो, बैक्टीरियोसाइडल, साइडल वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है किल करना, जो किल करे। और स्टैटिक अभी मैंने बताया था कि उसका स्थिर कर देना। स्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना, किसको, ग्रोथ को, ठीक है। तो इथाम्बुटोल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इथाम्बुटोल का साइड इफ़ेक्ट क्या है, इथाम्बुटोल का साइड इफ़ेक्ट है ई से। देखो, ई का मतलब होता है आई, ठीक है। ये आई से रिलेटेड डिसऑर्डर करेगी साइड इफ़ेक्ट के रूप में। तो क्या, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगी, क्या, ऑप्टिक नर्व को। अब ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, क्रेनियल नंबर 2, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, ठीक है, क्रेनियल नंबर 2। इसलिए, और अगर कलर ही पूछ लें ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ट्रैफिक हजार्ड भी मिल सकता है आपको देखने के लिए, तो इसमें रेड और ग्रीन में क्या डिफरेंस नहीं पता कर सकता मैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक बच गई ना, ई, पायराजिनामाइड, जिसको जेड से लिखते हैं, पायराजिनामाइड, ठीक है दोस्तों। इतनी जगह नहीं है तो अपने मेरी बातों पे भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं हो कि मैं बोलता जाऊँ और आप ऐसे देखोगे कि मैं लिखूँगा नहीं। आप देखो, सुनो ध्यान से, एकदम आराम से, इजी लैंग्वेज में, एकदम मारवाड़ी में समझा रहा हूँ। फिर है पायराजिनामाइड, जेड से इंडिकेट करते हैं पायराजिनामाइड। अब बोले मोस्ट डेंजरस हिपेटोटॉक्सिक ATT कौन सी है, तो पायराजिनामाइड। क्या है, पायराजिनामाइड सबसे हिपेटोटॉक्सिक है, ठीक है। इस हिपेटोटॉक्सिक का मतलब यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, लीवर में। अब लीवर में चलता है तो लीवर को ये सप्रेस करता है, लीवर को सप्रेस करेगा तो क्या, यूरिक एसिड बनेगा, और यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, यूरिक एसिड बनेगा, और वो जाके डिपॉजिट होगा, और मेनली कहाँ, अब यूरिक एसिड को लेवल को इंक्रीज करती है। अब जैसे जैसे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, वैसे वो जाके मेनली ग्रेट टोय में
डिपॉजिट होगा, ग्रेट टॉय के जॉइंट में डिपॉजिट होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, गाउट। ठीक है, इसलिए पायराजिनामाइड का कैसे पूछ सकते हैं कौन सी ड्रग है जो कौन सी ड्रग है जो यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो मेरे को कमेंट करके बता देना, ये मेरे फर्स्ट वीडियो है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरे को ये कमेंट ज़रूर करके बता देना कोई कुछ समझ में नहीं आए, अगर कुछ सुधार करना है। हाँ, कंटेंट वो मिलेगा सपोर्ट करोगे तो जो नेक्स्ट लेवल पे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्टेज ऑफ डाइंग। स्टेज ऑफ डाइंग मतलब क्या है कि एलिजाबेथ कुबलर रोस ने क्या 5 स्टेज बताई है डाइंग की। जब बंदा मरने वाला होता है, या जैसे डॉक्टर बोल देता है कि भाई अभी तो इसकी लास्ट स्टेज है, तो उस टाइम पे जो भी रिएक्शन होता है, लाइक एज की भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, लेकिन मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिनाइल, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एंगर। डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एंगर, डिनाइल, एक्सेप्टेंस। बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एंगर, एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, देखो स्टेज ऑफ डाइंग। ठीक है, इसका देखो एक निमोनिक है डाबडा के नाम से। एलिजाबेथ कुबलर रोस ने बताया था ये डाबडा। ठीक है, डी से डिनाइल, ए से एंगर, बी से बार्गेनिंग, डी से डिप्रेशन, ए से एक्सेप्टेंस। देखो अब मैं बताता हूँ डिनाइल का मतलब क्या होगा। डिनाइल का मतलब होता है प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। ठीक है, ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म चलती है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी डिनाइल होता है, प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। एंगर, जैसे मान लो कोई भी किसी को पता चला, रिपोर्ट करवाया कि आपको तो डॉक्टर ने टेस्ट देख के और पता किया है कि भाई आपको तो कैंसर है, तो सबसे पहले डॉक्टर आके बोलेगा आपको कैंसर है, तो अपना क्या रिएक्शन होगा, वो सेम एज वही लगता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिनाइल, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, नहीं ये रिपोर्ट गलत हो। ठीक है, फिर गुस्सा आएगा, नहीं नहीं ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है, फिर भगवान से, नहीं भगवान ये क्या हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर डिप्रेशन में, तब डिप्रेशन में जाओगे उस टाइम पे ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ ठीक है हो सकता है। लास्ट में और फाइनली एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा वो, तो फाइनली सभी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए क्या, कुछ भी करो बस पढ़ो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन। हाँ ये भी ठीक है। इसके साथ साथ चार मैंने क्वेश्चन देखो वही लिए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं, पूछते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं इतना स्टडी करके, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। ये देखो एक नाम भी खुद के, मेरे खुद के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक सिंगल वर्ड भी खुद का क्वेश्चन है, खुद का रेशनल है। बस ये थोड़ी झिझक फर्स्ट वीडियो है इसकी वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी, ना ही मैंने पहले कॉपी, ना ही मेरे पास कोई कंटेंट पड़ा है। थोड़े दिनों में जैसे ही मेरी झिझक निकलेगी मैं वीडियो पे लाइव आके क्लासेज लूँगा। एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन। सबसे पहले एसिटामिनोफेन क्या है, पैरासीटामोल का दूसरा नाम होता है एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल। हाँ, इसका डेरिवेटिव मान लो एसिटामिनोफेन मान लो, या सिंथेटिक मान लो। फिर एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन, फिर प्रोटामाइन सल्फेट। पहला ऑप्शन है प्रोटामाइन सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है एन एसिटाइलसिस्टीन, फोर्थ ऑप्शन है फाइसोस्टिगमाइन। इसके साथ में दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन डायरेक्ट, कभी ऐसे मान लो 10 एग्ज़ाम होती हैं तो 8 एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है उसमें। अब मैं बताऊँ प्रोटामाइन सल्फेट, एलिमिनेशन कोई क्वेश्चन ना आए ना तो एलिमिनेशन टेक्निक अपनाया करो, देखो मैं सिखाऊंगा अब आपको। प्रोटामाइन सल्फेट क्या है, हिपेरिन का एंटीडोट होता है क्या, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, हाँ एट्रोपिन, ये बहुत ज़्यादा, एट्रोपिन सल्फेट क्या होते हैं, सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स, मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करें।
हर चीज़ को काम बढ़ाने की, सेम है सिंपैथेटिक। और इसी को चाहे सिंपैथेटोमिमेटिक बोल दो, चाहे एंटी कोलिनर्जिक बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि सिंपैथेटिक का दूसरा नाम होता है एडिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम होता है कोलिनर्जिक। ठीक है, तो एट्रोपिन सल्फेट। अब एट्रोपिन सल्फेट किस किस का एंटीडोट होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। दोस्तों मेरे पास जगह कम है तो मैं लिख नहीं पा रहा, तो आप समझने की कोशिश करना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। दूसरा है मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग। तीसरा नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? माइस्थेनिया ग्रेविस की, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की डिजीज है। ठीक है, अब मैं आगे आएगा तभी पूरे ऐसे सब कुछ ऐसे ही बताऊंगा, पूरा रेशनल देखें। तो एट्रोपिन सल्फेट भी नहीं होगा, इसलिए 2 तो गए। ठीक है, थर्ड है हाँ एन एसिटाइलसिस्टीन, इसका पैरासीटामोल का एंटीडोट एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। फिर है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन किसका एंटीडोट होता है? एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, तो 4 के साथ 6-7 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बता दें। क्वेश्चन 10-12 होंगे, लेकिन इनके साथ साथ है ना आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और देख लेना, 1-2 दिन में आप कंटेंट देखोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा। पहले स्टार्टिंग में बेस क्लियर कर लेना, जिस किसी का बेस, और जैसा कमेंट करोगे वैसा वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त आया है। ये भी क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ वो डाले हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। डोज ऑफ रोटा वायरस। ठीक है, डोज ऑफ रोटा वायरस, डोज ऑफ रोटा वायरस। तो सबसे पहले रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या है? इन्फेंट में या अंडर 5 बोल दो, अंडर 5 में, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया। ठीक है, डायरिया के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या है? रोटा वायरस। इसके लिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रोटा वायरस की वैक्सीन इंक्लूड की है, जिसके अंदर 5 ड्रॉप्स, कितने? 5 ड्रॉप्स ओरली पिलाए जाते हैं। कब कब? 6, 10, 14, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। इसको ऐसे बोल सकते हो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने। ठीक है, 2 ड्रॉप क्या है? 2 ड्रॉप ऑप्शन है किसका है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। कब आई थी? 1957 में ओरल पोलियो वैक्सीन आई थी। किसके द्वारा डिस्कवर्ड की है? सेबिन। किसके द्वारा? सेबिन। और एक क्या है? साल के द्वारा क्या की थी? IPV। ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा ये 0.1 ml कुछ नहीं है, लेकिन एट बर्थ के बाद में अगर इन्फेंट को BCG का वैक्सीन देना है तो 0.1 ml लेते हैं। और इसके अलावा अगर 0.5 ml की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी वैक्सीन 0.5 ml ही होता है उनकी वॉल्यूम। तो चलो इसमें कुछ इतना खास था नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। चलो, मीजल्स वैक्सीन प्रोवाइडेड एट विच एज ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मीजल्स की वैक्सीन कब प्रोवाइड करते हैं? तो हाँ, 9 मंथ पे। हाँ, मीजल्स की वैक्सीन 9 मंथ पे प्रोवाइड करते हैं। कितना अमाउंट कितना? 0.5 ml। रूट क्या होता है? सबक्यूटेनियस। ठीक है, एकमात्र वैक्सीन जो सबक्यूटेनियस देते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, सबक्यूटेनियस 9 मंथ पे। इसके बाद में 15 to 18 मंथ पे MMR, मम्स, मिजल्स, रूबेला देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मिजल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। 8 बर्थ पे क्या है वो क्या देते हैं वो? ठीक है, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B। ठीक है, 6 मंथ पे देख लो, 6, 10, 14। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तब मैं डिस्कस करूँगा पूरा डिटेल में, एक एक करके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। PPE किट, ये बहुत शानदार करंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है।
कोई ना कोई एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर 100% डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100%। मैं इस बात की चैलेंज कर सकता हूँ। पीपी किट, पीपी किट का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल का मतलब खुद का, प्रोटेक्टिव जो सुरक्षा दे, इक्विपमेंट उपकरण, ठीक है, जो खुद को सुरक्षा दे। पीपी किट में क्या होता है, मास्क, फेस शील्ड, ठीक है, शूज़ कवर, ठीक है, और एप्रन, ये गाउन वगैरह सब कुछ होता है, कैप, ठीक है। तो पीपी किट ये करते हैं येलो में। चाहे कोविड के पेशेंट का आ जाए क्वेश्चन, या उसके क्लोथ्स का आ जाए, या फिर HIV पॉजिटिव का आ जाए, ठीक है, दोनों ही कहाँ जाएंगे, चाहे मास्क हो चाहे कुछ भी हो, वो किस में जाएंगे, येलो में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका, कोविड है, ठीक है। तो येलो। अब इसके ये किसकी बात चल रही है, देखो मैम, ये बात चल रही है BMW की। एक क्वेश्चन पक्का, चाहे नॉर्सेट हो चाहे CHO लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन जरूर। तो चलो मैं फास्टली थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। BMW फुल फॉर्म क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कब आया था, 1998 में, ठीक है। कितने बकेट्स काम में लेते हैं, करंटली 5 बकेट्स काम में लेते हैं, ठीक है। 5 बकेट्स कौन कौन थे, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, और कौन सा हो गया, ब्लू वाइट, ठीक है। वाइट जो बकेट में नहीं आता है वो, लेकिन हाँ 5 कलर कोड काम में लेते हैं। येलो, ठीक है, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड्स, ये लाइक किसी का उंगली कट गई, एम्पुटेटेड पार्ट हुआ, कि किसी का जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे में अराइज हो सकता है, और जो ऐसे ब्लड से स्टैंड जो भी कपड़े होते हैं, जैसे मान लो किसी की ड्रेसिंग हुई, ये सब किस में डालेंगे, येलो में। और इसका मैनेजमेंट क्या होता है येलो बकेट का, इंसिनरेशन क्या होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करके सॉलिड पार्ट को राख में कन्वर्ट करना इंसिनरेशन बोलते हैं, और ये इसका इंसिनरेशन होता है। फिर रेड में क्या डालते हैं, ऑल ट्यूबिंग एंड रबर आइटम एक्सेप्ट ब्लड स्ट्रेंड, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बेटी सेट किस में डालेंगे, ठीक है, ब्लड बैग किस में डालेंगे, तो वो ध्यान रखना, वो सभी येलो में जाएंगे, इसमें येलो में जाएंगे। इसके साथ में ब्लू का मेनली जो वाइल्स वगैरह होती है ना, वाइल्स, या इसमें साइटोटॉक्सिक वगैरह येलो में जाएंगे। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, एम्पुल या वाइल्स टूटे हुए हैं वो तो जाएंगे वाइट में, क्योंकि शार्प मटेरियल वाइट में जाएगा। इसके साथ साथ में ब्लैक में क्या होगा, ब्लैक तो ये रैपर वगैरह डालते हैं, नॉन इन्फेक्टिव होता है, जनरल वेस्ट जिसको बोलते हैं, जनरल वेस्ट अपने घर पे भी होता है ना, लेकिन उसके लिए कलर कोड है ग्रीन। अब ग्रीन याद ना होना तो ये देखना, स्वच्छ भारत मिशन चला है, उसके बाद में जो भी गाड़ियाँ होती हैं उन सब का कलर क्या है, ग्रीन, तो उससे याद रख लेना। फिर नेक्स्ट वन है एक बकेट बच गया ना, वाइट। हम जल्दी देखो दोस्तों, वीडियो लंबा होगा। वाइट में क्या होगा, शार्प मटेरियल लाइक एज नीडल वगैरह, ठीक है। हाँ, अटेस्टेड नीडल का नाम है, जिसमें लाइक एज ओमेगा स्टेट सीरिंज है, इंसुलिन सीरिंज है, तो वो किस में जाएंगी, रेड में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया, और जैसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर्स कोल्ड चेन। तो दोस्तों रिवर्स कोल्ड चेन तो किसके लिए काम में लेते हैं, वैक्सीन के बनने से ट्रांसपोर्ट लगने तक का टाइम क्या है, कोल्ड चेन, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, तो कोल्ड चेन। और रिवर्स कोल्ड चेन क्या है, किसके काम में, किसके सैंपल के लिए, स्टूल के सैंपल के लिए काम में लेते हैं, क्या, स्टूल के सैंपल। और ये भी किसके लिए, पोलियो वाले में, क्योंकि पोलियो का सैंपल है, उसमें पोलियो डिजीज़ क्या है, फिकोरल रूट से फैलती है, और GIT की डिजीज़ है।
अगर पोलियो में स्टूल, जैसे मान लो पोलियो का टेम्परेचर क्या है सेंसिटिव, जो अपन OPV लगाते हैं -40 डिग्री पे करते हैं, -40 डिग्री पे, ठीक है, -40 डिग्री पे और स्टूल व सैंपल कलेक्शन से लेके लैब तक भेजने की, सैंपल कलेक्शन से लेकर लैब तक भेजने की प्रक्रिया क्या होती है, रिवर्स कोल्ड चेन बोलते हैं। और किसके लिए काम में लेते हैं, पोलियो वाले के लिए, पोलियो डिजीज के लिए, पोलियो के सैंपल के लिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब। ये भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड नहीं है इसमें। लेंथ तो एनजी ट्यूब की टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस, ठीक है। ये कोई हो गया, जैसे मान लो ये उसका नोज हो गया, नोज से ईयर लोब और ईयर लोब से जिफोइड प्रोसेस, जिफिस्टर्नम में बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत नोट सेट लेवल का है दोस्तों। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, इसमें कोई घुमाया नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेबल नहीं दिया है। और अभी डायरेक्ट कंसेप्ट को समझे पहले, फिर इम्प्लीमेंटेबल लेके आएंगे। अब्रप्ट स्टॉपेज, अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, ठीक है। अब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ टीपीएन, टीपीएन का मतलब क्या होता है, टोटल पेरेंट, ये देखो, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। टोटल का मतलब पूरा, पेरेंट्रल का मतलब जो इंटरनल, मतलब GIT के अलावा देना है, ठीक है, लाइक IV IM, ये पेरेंट्रल में। और न्यूट्रिशन का मतलब तो समझते ही हो, ठीक है। सब अब्रप्ट मतलब अचानक से TPN को बंद कर देते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया। और ज़्यादा फास्ट TPN दे देते हैं तो उससे क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। क्या, फ्लूइड ओवरलोड। और फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कार्डियक इमरजेंसी अराइज होगी। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो भी ट्विस्टिंग की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसलिए जैसे ही पता चलता है कि हाँ भाई TPN बैग कंप्लीट होने वाला है, तो 10% डेक्सट्रोज, क्या 10% डेक्सट्रो D10 पेशेंट को तुरंत लगाते हैं इसके बाद में, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। तो चलो दोस्तों, थैंक यू वीडियो पे बने रहने के लिए। हाँ, अच्छे से वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सब सपोर्ट करना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, और जो भी कुछ हो वीडियो में बता देना, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।